गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 13 संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार पढ़ रहे थे, तो उसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हेडिंग थे हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो कुछ इसमें की जानकारी हम ले लिए हैं, पढ़ चुके हैं। तो आगे हम ये देखेंगे जिसमें हमें देखना है कि प्रधानमंत्री अपने या सहयोगी दलों के सदस्यों में से अपने मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों का क्या करता है, चयन करता है। तो प्रधानमंत्री क्या है, अपने या फिर अपने सहयोगी दल के सदस्यों में से, जो दल होंगे जो उनको सलाह देते हैं, सहयोग करते हैं, उन दलों के सदस्यों में से वो क्या करेंगे, अपने लिए मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों का वो चयन करता है। उसमें क्या होता है देखते हैं कि और उनकी योग्यता व अनुभव के अनुरूप उन्हें विभिन्न विभाग सौंपता है। मतलब जैसे उनकी योग्यता होगी, क्षमता होगी, उनके अनुभव होंगे, उनके तजुर्बे होंगे, उन्हीं के अनुसार वो क्या है, विभिन्न जो विभाग होते हैं उन विभागों को सौंपा जाता है। मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करना होता है। जिस तरीके से हमने ये भी देखा कि जो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या करना पड़ता है, उनकी देखरेख में ही कार्य करना होता है। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है। प्रधानमंत्री जो क्या है, सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय, जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें सभी में उनका योगदान होता है, वो सम्मिलित होते हैं उस निर्णय में, और सरकार की नीतियों के बारे में क्या करते हैं, निर्णय लेता है। हम यह कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के संचालन की धुरी क्या है, प्रधानमंत्री होती है। जो धुरी मतलब उसके आसपास घूर्णन करने वाली या उनके आसपास जो कार्य करती है वैसे। तो केंद्र सरकार के संचालन की क्या है, धुरी उसके आसपास क्या है, प्रधानमंत्री होती है। अब आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, अर्थात जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देता है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद कहा गया, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, जिस तरीके से हम लोग पिछले पेज में पढ़े हैं इसके बारे में, उनकी क्या होती है, जवाबदेही होती है। मंत्रिपरिषद क्या है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, मतलब जितने जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे वो सामूहिक रूप से उसके प्रति उत्तरदायित्व होती है या जिम्मेदारी होती है। अर्थात जो सरकार क्या है, लोकसभा में क्या है, विश्वास खो देता है उसे त्याग देना पड़ता है। अगर वो लोकसभा में क्या अपना जो भी विश्वास रहता है उस विश्वास को खो देता है या पुष्टि नहीं कर पाती, उस स्थिति में उसे क्या है, अपना त्याग मतलब छोड़ना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना यह है कि सारे मंत्री एक दूसरे के काम का समर्थन करेंगे और संसद में या सार्वजनिक रूप में एक दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे, कहा है। तो सामूहिक उत्तर मतलब पूरे सामूहिक तौर से उनकी जिम्मेदारी की भावना यह होती है, कहा कि सारे जो मंत्री हैं, जितने जो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जो मंत्री हैं, वो एक दूसरे के काम का क्या करते हैं, समर्थन करेंगे, एक दूसरे के जो भी कार्य होंगे उसका वो समर्थन करेंगे। और संसद में या फिर कहा गया सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की आलोचना, मतलब एक दूसरे का विरोध या खिलाफ या कहे उसकी बुराई नहीं करेंगे, कहा है। यह माना जाता है कि सारे मंत्री एक दूसरे तथा प्रधानमंत्री की सहमति से कार्य करते हैं। ये जितने भी मंत्री क्या होते हैं, एक दूसरे मतलब एक मंत्री दूसरे मंत्री, इस तरीके से वो सहयोगी रूप से और सामूहिक रूप से वो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो प्रधानमंत्री की सहमति से ही क्या करते हैं, वो सारे कार्य करते हैं। जब तक प्रधानमंत्री की उसमें सहमति नहीं होगी तब तक मंत्री जो भी कार्य है उस कार्य को वो नहीं कर सकते हैं। यदि या फिर कहें उसे मनमाने तरीके से वो नहीं कर सकते, उसमें सारी सहमति किसकी होनी आवश्यक है, प्रधानमंत्री की होनी आवश्यक है। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध कहा गया है लोकसभा अविश्वास व्यक्त करे तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। अगर एक मंत्री के विरुद्ध अगर लोकसभा में, ध्यान रखें, लोकसभा में अगर उसे अविश्वास व्यक्त किया, मतलब जो उसने किया है उस पर अविश्वास व्यक्त करे, तो क्या है, मंत्रिपरिषद को उसे क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। अब आगे देखेंगे,
मंत्रिमंडल के सदस्य तो राजनेता होते हैं। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? राजनेता होते हैं और वे बहुत सीमित समय के लिए क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। कहा जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो कैसे हैं? राजनेता होते हैं और वे बहुत सीमित थोड़े समय के लिए मंत्री होते हैं। इनका मुख्य काम नीतिगण मतलब सही तरीके से निर्णय लेना और विभागों और लोगों के बीच कड़ी के रूप में काम करना होता है। जो विभागों का जो बंटवारा होता है तो उन विभागों और लोगों के बीच एक कड़ी का कार्य मतलब आदान प्रदान करने का वो काम करना होता है। मंत्रिमंडल को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है? मंत्रिमंडल को राजनीतिक कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सरकारी नौकरी, पुलिस आदि का एक बड़ा ढांचा होता है जिसे प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मंत्रिमंडल को यहाँ क्या कहा गया है कि राजनीतिक कार्यपालिका होती है जो किसके बीच में? नीतिगत निर्णय लेने तथा विभिन्न विभागों के बीच और लोगों के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। दूसरी बात यहाँ पे ये बताई गई कि इसके अलावा जो कहा गया है सरकारी नौकरों जो कार्य करते हैं वो पुलिस और आदि जो और भी हैं जो सरकारी नौकरियों के अंतर्गत या उसके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हैं वो का एक बड़ा क्या होता है? ढांचा होता है जिसे क्या कहते हैं? प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। ये लंबे समय के लिए क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं और संबंधित विभाग के कामकाज में निपुण होते हैं। जो सरकारी जो नौकरी होते हैं पुलिस या उसके अंतर्गत और भी जो हैं वो क्या है? संबंधित जो अलग अलग क्षेत्र के विभागों में अपने कामकाज की वजह से अपनी दक्षता की वजह से क्या होते हैं? वो निपुण होते हैं। इनकी मदद से सरकार अपनी पालिक जिम्मेदारियां निभाती है। तो इन्हीं की मदद से जो लंबे समय के लिए जो नियुक्त होते हैं या फिर विभिन्न विभाग के संबंधित तो वो कामकाज में कैसे होते हैं? निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं। तो उन्हें इन्हीं की मदद से सरकार क्या करती है? कार्यपालिका में जिम्मेदारियां निभाती हैं। अब बच्चों आगे देखेंगे हम आरेख 13.3 में है दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री के अधिकार व कार्य किस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्य और उनके अधिकार क्षेत्र है उसके बारे में देखेंगे। प्रधानमंत्री के अधिकार व कार्य विभिन्न मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना तथा उनके कार्य तय करना। जिस तरीके से हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा देखे पृष्ठ और पिछले पृष्ठ में भी देखे कि जो प्रधानमंत्री के जो अधिकार है उनका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है? मंत्रियों के बीच में विभागों का क्या करते हैं? बंटवारा करते हैं। उनकी जिस तरीके से उनके अनुभव योग्यता या फिर जिस कार्य में वो निपुण होते हैं तो उस आधार पर विभागों का क्या किया जाता है? बंटवारा किया जाता है। उन पर उन्हें कार्य किए जाते हैं उनके आधार पर। तो विभागों का बंटवारा करना तथा उनके कार्य को क्या करना है? तय करना है कि वो कौन से कार्य करेंगे। अब आगे देखेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना किसका काम होता है? प्रधानमंत्री का कार्य है या उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री योजना नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो जो योजना निकलती हैं, आप समय समय पे देखोगे कि विभिन्न प्रधानमंत्री के द्वारा योजनाएं निकाली जाती हैं। नीति आयोग जो नियम से संबंधित आयोग जो होती हैं का क्या होता है? पदेन उसका प्रमुख अध्यक्ष होता है। अब आगे देखते हैं विभिन्न विभागों और मंत्रियों की नीतियों का समन्वय करना तथा उनका मार्गदर्शन करना। विभिन्न विभागों के जो विभिन्न क्षेत्र जो कहना चाहिए उनके अनुभव योग्यता के आधार पर जो क्षेत्र निर्धारित विभाग सौंपे जाते हैं तो उन विभिन्न विभागों और मंत्रियों की नीति नियमों का समन्वय मतलब एक दूसरे से कैसा होता है? मिलकर करना तथा क्या होता है? उनको सही तरीके से मार्गदर्शन, उनको सही दिशा बतलाना, उस दिशा निर्देश के आधार पर वो क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों का चयन करना। जो मंत्रिपरिषद के जो अन्य मंत्री हैं उसके अंतर्गत जिस तरीके से हमने ऊपर में पढ़े कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अपने सहयोगी दलों में से क्या करते हैं? अपने मंत्रियों के अन्य मंत्रियों में क्या करते हैं? अन्य मंत्रियों का वो चयन करते हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री की जो है क्या मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों का चयन करना भी होता है। अब आगे देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, यह देखना कि विधायिका द्वारा कोई कानून संविधान के विरुद्ध तो नहीं बनाया गया है।
तो यहाँ क्या कहा गया कि जो न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य क्या होता है, नागरिक हैं उनके अधिकार जो भी हैं उनकी रक्षा करना और यह देखना कि जो विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना, वह क्या होता है, नीतियाँ बनाना होता है। तो विधायिका द्वारा कोई कानून जो है वो संविधान के विरुद्ध तो नहीं बनाया गया है। ये सब काम क्या होते हैं, जो न्यायिक के जो प्रमुख कार्य जो होते हैं, जो नागरिकों के अधिकार क्षेत्र, उनके अधिकारों की रक्षा करना होता है कि जो भी कानून बने हैं या नीतियाँ बने हैं कहीं वो कानून के संविधान के विरुद्ध अलग तो नहीं बनाया गया है। और कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्य की कानूनी वैधता की जांच करना भी है कहा गया है। तो क्या होता है, कार्यपालिका का काम क्या होता है, जो नियम बने रहते हैं उसको क्या करना होता है, क्रियान्वित करना होता है। तो यहाँ पे बताया गया जो कार्यपालिका के द्वारा किए जाने वाले जो भी कार्य हैं वो कानूनी वैधता मतलब सही तरीके से उसकी जांच करना। हमारे संविधान में एक विस्तृत और स्तरीकृत न्याय व्यवस्था का प्रावधान है। जिले स्तर से लेकर पूरे देश के स्तर तक न्यायिक व्यवस्था है। हर राज्य में एक क्या है, उच्च न्यायालय होता है। देश में सर्वोच्च न्यायालय जो भारतीय न्याय व्यवस्था का क्या है, शिखर है। जो न्याय से संबंधित जो भी कहना चाहिए न्याय के लिए ये जो स्तंभ कहना चाहिए स्तर जो बने गए हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक, तो जिले स्तर से लेकर के आपका जो देश के सर्वोच्च न्यायालय तक की जो न्याय व्यवस्था बनी है, इसलिए इसको क्या कहा गया कि ये भारतीय न्याय व्यवस्था का क्या है, शिखर है। अब आगे देखते हैं, हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। हर समाज में कहा गया, समाज में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि व्यक्तियों के बीच और समूहों के बीच में क्या होती है, व्यक्ति तथा सरकार के बीच में कुछ न कुछ किसी बात को लेकर के विवाद उठते रहते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना जरूरी है। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो कहा गया है। तो इन सब जिस तरीके की चाहे व्यक्ति के बीच में हो, समूहों के बीच में हो तथा व्यक्ति तथा सरकार के बीच में जो भी समस्याएं या विवाद उत्पन्न होती हैं, तो उन सभी के लिए क्या है, कानूनी तौर से यह कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर कहा गया कि स्वतंत्र एक संस्था का निर्माण किया गया है, जहाँ पे कोई भी चाहे वो धनी हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जैसा भी हो, तो सभी के लिए कानून कैसा होगा, समान रूप से लागू होगा। तो ये कानून के शासन के आधार पर होता है, जिसमें न्यायिक व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। तो उस आधार पर उनकी चाहे वो जैसा भी व्यक्ति हो, सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं कानून। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले ले। तो यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था में किस तरीके से उनकी जो भूमिका होती है, न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता, जो कानून की जो व्यवस्था बनी गई है उसकी जो सर्वोच्चता है उसको क्या है, सुनिश्चित, सही तरीके से उसे सुनिश्चित करना। न्यायपालिका व्यक्ति के जो भी अधिकार हैं उनकी रक्षा करना तथा विवादों को क्या करती है, कानून के अनुसार जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे भी समस्याएं, तो उन समस्याओं को क्या है, नियमों के अनुसार या कानून के अनुसार उसे हल करना, यह भी सुनिश्चित करती है। तो साथ ही साथ में ये है कि लोकतंत्र की जगह, जो लोकतंत्र है उसकी जगह किस तरीके से कहना चाहिए, किसी एक व्यक्ति या फिर सामूहिक की जो तानाशाही ना ले, मतलब किसी एक व्यक्ति की व्यवस्था ना हो जिससे वो क्या है, अपना अधिकार क्षेत्र बना करके अपना शासन स्थापित ना कर ले। इसके लिए भी व्यवस्थाएं बनी गई हैं कि कहीं जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा या फिर समूह के द्वारा तानाशाही व्यवस्था ना लागू हो सके, मतलब अपनी इच्छा अनुसार ऐसी लोकतंत्र जो चलाने वाली जो तानाशाह होती है, तो ऐसी व्यवस्था ना बन सके या ना ले ले।
इसके लिए ज़रूरी है, तो इन सभी के लिए जो तानाशाह का रूप ना ले, इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो, वो किसी भी तरीके के जो राजनीतिक दबाव है उसे कैसा हो, मुक्त हो। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल आदि संबंधित प्रावधानों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके कार्यकाल से और आदि से जो प्रावधान है, जो सुविधाएं बनी गई हैं, उनको हम उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है, कहा गया है। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कैसी होती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनके के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर क्या करेंगे, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद जिसमें वो किसको सलाह देने, उसको सही करने के लिए या मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार वो क्या करेंगे, उच्चतम या उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो पिछले कई दशकों से यह परंपरा बनी है कि कुछ न्यायाधीशों की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। कुछ ऐसी मतलब पिछले दशकों से ऐसे देखी जा रही है कि कुछ न्यायाधीशों की सलाह के अनुसार, मतलब उनके न्यायाधीशों की सलाह के अनुसार ही क्या करते हैं, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। मुख्य न्यायाधीशों की राय केवल उसी व्यक्तिगत राय ना हो और वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के विचारों को ही प्रतिबंधित करे, इसके लिए कॉलेजियम की व्यवस्था की गई है। तो इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि जो न्यायाधीश होंगे उसकी राय के केवल क्या है, व्यक्तिगत ना राय, जो राय होगी वो केवल व्यक्तिगत राय ना हो, सलाह ना हो, और वह सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीशों के जो विचार है को भी क्या करे, प्रतिबंधित करे। इसके लिए क्या है, कॉलेजियम की व्यवस्था की गई है। तो देखते हैं कॉलेजियम की व्यवस्था क्या है। इसके अनुसार कॉलेजियम के कहा गया व्यवस्था बताई गई, उसके अनुसार कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो जो इसके अंतर्गत कहा गया कॉलेजियम की व्यवस्था बनाई गई है, इसके अनुसार कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो अन्य 4 वरिष्ठतम जो क्या कहने चाहिए अच्छे न्यायाधीशों होंगे, जिनके पास सोच, विचार, तर्क या सलाह लेने की जो शक्ति है वो अच्छी है। तो न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित, मतलब कुछ लोग उसमें से 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सूची बनाई जाती है, प्रस्तावित की जाती है, और इसी में से क्या करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। वर्तमान में इस व्यवस्था के गुण दोषों की विवेचना की जा रही है। जो वर्तमान की स्थिति में कहा गया कि इस जो व्यवस्था बनाई गई है, इस व्यवस्था के काफ़ी गुण दोष हैं, मतलब कुछ कहना चाहिए अच्छी तो कुछ नुक्स बातें हैं, तो उसकी विवेचना की जा रही है और इसमें सुधार लाने के प्रयास चल रहे हैं कि इसमें थोड़ी परिवर्तन की जाए या नए तरीके या फिर नए जो तरीके से उसे किस तरीके से जो नियुक्तियां करने के जो तरीके हैं उसमें परिवर्तन किया जा सके, तो इसके सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। अब आगे देखते हैं, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। इनका जो कार्यकाल क्या है, कार्यकाल निश्चित होता है और वे सेवानिवृत्त जब तक वो सेवानिवृत्त या सेवा जब तक उनकी कार्यकाल है तब तक वो पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थिति में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, मतलब कुछ ऐसी या फिर अपवाद स्वरूप ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर ही न्यायाधीशों को अपने पद से हटाया जा सकता है। न उनकी नियुक्ति में ना ही उनके वेतन निर्धारण में विधायिका की कोई भूमिका है। जो उसमें उनकी जो नियुक्ति, जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसमें ना उनकी नियुक्ति में और ना ही उनके वेतन के निर्धारण में विधायिका की कोई भूमिका निर्णय में की कोई भूमिका है। इस कारण न्यायाधीश दलगत राजनीति व अन्य दबाव से मुक्त होकर अपना कार्य कर सकते हैं। तो वो इस जो न्यायाधीश होते हैं उस पर वो किसी दलगत नेता राजनीति का या फिर किसी दबाव समूह का उस पर इसे इन सब सारी चीज़ों से वो मुक्त होकर के स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं।
अब आगे देखते हैं, भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। जिस तरीके से आप पिरामिड को देखें कि एक के ऊपर वो स्टेप बाय स्टेप क्या है आगे बढ़ते जाती है, तो वो कैसी है, पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय हैं। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालय की देखरेख में काम करते हैं। जितने भी जो न्यायालय होंगे, जो ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, फिर उसके बाद में उच्च न्यायालय तथा उसके नीचे जिला और क्या आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जिसको हम आगे नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं कि वो किस तरीके से उनकी जो व्यवस्थाएं हैं बनी गई हैं वो कैसी होती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आरेख 13.4 में भारत में न्यायालय व्यवस्था किस तरीके से जो न्यायालय व्यवस्था बनी गई है वो कैसी होती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो कि सबसे ऊपर है भारत का, पहले नंबर में इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय में जो भी फैसले होंगे वो सभी अदालतों को मान्य होते हैं। मतलब उच्च न्यायालय को भी जिला अदालत को कहें या फिर आपका अधीनस्थ आते हैं उनको भी इन सारे जो भी फैसले होंगे सर्वोच्च न्यायालय के उनको मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, यह कहा गया। यह मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तबादला एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। तबादला का मतलब यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। न्यायाधीश क्या कर सकता, सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है कि ये किसी भी अदालत में मुकदमा चल रहा हो उसे वो अपने कहना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में उसे अपने पास उसको मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। जैसे एक उच्च न्यायालय में जो चल रहे हैं उसे वो दूसरे उच्च न्यायालय में भी भिजवा सकता है। अब आगे देखते हैं उच्च न्यायालय में क्या व्यवस्थाएं बनी गई हैं। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। नीचे आता है मतलब जिला अदालत में हो गई या अधीनस्थ अदालत में जो भी फैसले किए गए हैं उसकी की गई है उसकी अपील की सुनवाई वो क्या कर सकते हैं। जो भी सुनवाई की गई है उसको वो क्या है सुनवाई अपील की सुनवाई वो कर सकता है फैसले की। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। जो मौलिक अधिकारों की अगर बहाल करने की स्थिति पर रिट जो भी है कहना चाहिए रिट जारी उसके कर सकता है। आगे है राज्य के क्षेत्राधिकार, जो क्षेत्राधिकार है क्षेत्र पर जो अधिकार है उनमें आने वाले जो भी मुकदमों का निपटारा कर सकता है। मतलब राज्य के अंतर या उसके जो क्षेत्र के अंदर आने वाले जितने भी मुकदमे हैं उनका वो निपटारा कर सकता है। अब आगे देखते हैं जिला अदालत। जिले में दायर मुकदमे की सुनवाई करती है। निचले अदालतों में फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है। निचले अदालत में जो भी फैसले किए गए हैं उसकी वो फैसले की अपील कर सकता है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों का फैसला देती है। जो मतलब स्थिति जो बहुत ही गंभीर रहती है उस स्थिति पर क्या है आपराधिक मामले पर वो फैसला लेती है। अब आगे देखते हैं अधीनस्थ अदालत। फौजदारी और दीवानी मुकदमों पर विचार करती है। जो ऐसे अदालत चोरी डकैत हत्या हो गई मारपीट हो गई या फिर खेती जमीन जायदाद से संबंधित जो कहना चाहिए मुकदमे हैं उन पर वो क्या करती है विचार कर सकती है। ये किसके अंतर्गत आते हैं अधीनस्थ अदालत के अंतर्गत आती हैं, जिसको क्या है फौजदारी मामले भी कहते हैं और दीवानी मामले भी के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखेंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय। हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का कैसा है विशेष स्थान है। विशेष रूप से जो सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरेख 13.4 में आप देख सकते हैं कि वह न्यायालय की सर्वोच्च संस्था होने के नाते किसी भी न्यायाधीश को निर्देश दे सकती है। वो मतलब क्योंकि वो सर्वोच्च संस्था के नाते मतलब सबसे ऊपर जो सर्वोच्च न्यायालय के होने के नाते वो क्या कर सकती है न्यायालय को निर्देश दे सकती है और उनके निर्णयों को क्या कर सकती है पलट सकती है। जो भी न्यायालय है वो उस न्यायालय में जो फैसले किए हैं उसके निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं वो पलट सकता है। इसके निर्णयों का दर्जा कानून के समकक्ष होता है। जो उसके जो निर्णय का दर्जा जो क्या है कानून के समकक्ष उसके अधीन होता है।
सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रमुख काम इस प्रकार हैं। देखते हैं पहला, दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील वो क्या करता है, सुनवाई करता, अपील पर क्या है, सुनवाई करता है। ये किसका काम है, सर्वोच्च न्यायालय का। दूसरे देखते हैं संघ और राज्य के बीच में, अगर संघ और राज्य के बीच में तथा विभिन्न राज्यों मतलब दो अलग अलग राज्यों के बीच में जब आपसी विवादों को लेकर के क्या है, विवादों का निपटारा करना भी होता है। तीसरा, जनहित मतलब जनता के हित के मामलों तथा कानून के मसले जो भी कहना चाहिए परेशानी है या जो भी समस्या है उस मसलों पर क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देना कहा गया है। आगे है चौथे नंबर पे, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका सुनकर आदेश जारी करना, की जो कि बहुत ही व्यक्तियों के लिए जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कहा गया है, उन रक्षा के लिए क्या है, याचिका सुनकर आदेश जारी करना। ये किसका काम होता है, सर्वोच्च न्यायालय का काम होता है। अब आगे देखते हैं, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने में, कानून की सर्वोच्चता बनाए रखने में तथा राज्य के क्रियाकलापों को संविधान के मर्यादाओं के अंदर बनाए रखने में संपूर्ण न्यायतंत्र और विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरीके से जो नागरिकों के जो लोकतांत्रिक अधिकारों के जो लोकतांत्रिक अधिकार जो है उनकी रक्षा के लिए, कानून की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए जो कानून की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य के क्रियाकलाप जो भी कार्य हैं उस क्रियाकलापों को और साथ ही संविधान की जो भी मर्यादा है, जो दायरे हैं उस दायरे के अंतर में रख करके उन्होंने न्याय संगत रूप से या न्यायतंत्र आधार पर सभी को सर्वोच्च न्यायालय की में उसकी जो भूमिका है वो अति महत्वपूर्ण होती है या उनकी भूमिका जो है वो अति महत्वपूर्ण है। अब आगे देखेंगे निर्वाचन आयोग, जो चुनावी आयोग से संबंधित होते हैं, तो वो किस तरीके से निर्वाचन आयोग का होता है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचन या चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होती है, चुनाव होती है या फिर उसको आप निर्वाचन भी कह सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सांसदों व विधायकों के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, मतलब चुना जाता है। इनके निर्वाचन की व्यवस्था कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है, क्योंकि एक निर्वाचन व्यवस्था भी बनी गई है जिसका प्रावधान, जिसकी जो बनी गई है, नीति बनी गई है, उसका प्रावधान क्या है, संविधान में किया गया है। निर्वाचन आयोग में मुख्य आयुक्त सहित 3 सदस्य होते हैं। मतलब निर्वाचन आयोग में एक तो आयुक्त तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं, साथ ही साथ उसके साथ 3 सदस्य भी होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, उनके कहना चाहिए उनके परामर्श मतलब कहना चाहिए कि उनके, तो यहाँ प्रधानमंत्री की क्या करना चाहिए, उनकी अनुशंसा या उनकी सलाह पर क्या राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष, बिना किसी एक पक्ष को कहना किसी पक्ष को नहीं, बल्कि क्या है, निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से क्या होता है, चुनाव करवाएं। इसके लिए उसे विशेषाधिकार दिए गए हैं, विशेष रूप से क्या है, अधिकार दिए गए हैं। प्रत्येक राज्य का भी एक निर्वाचन आयोग होता है। तो ये क्या है, प्रत्येक राज्य का भी एक क्या होता है, निर्वाचन आयोग होता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर पालिका आदि स्थानीय स्वशासी और संस्थाओं का निर्वाचन करवाता है। जो प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन आयोग होता है, वो क्या करते हैं कि वो राज्य निर्वाचन आयोग के तौर पर पंचायतों और नगर पालिका आदि उससे संबंधित और जो संस्थाएं हैं उसके अंतर्गत उन संस्थाओं को वो क्या है, स्वशासी रूप से वो संस्था का निर्वाचन वो क्या करते हैं, उनकी देखरेख में, निर्वाचन आयोग की देखरेख में ही की जाती है। एग्जाम्पल पे कहा गया है कि उदाहरण के लिए पंचायती राज जो चुनाव, जो पंचायती तौर से या पंचायती राज में जो चुनाव व्यवस्था होती हैं उस तरीके की चुनाव व्यवस्थाएं होती हैं। तो बच्चों आज के लिए इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है, प्रधानमंत्री की कार्य व अधिकार लिखिए। आज के लिए यहीं तक।
थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।